दोस्तों, रात को 9 बज चुके हैं और कहानी का सिलसिला शुरू करने का वक्त आ चला है। आज की ये जो कहानी है ना, ये आपको विचलित कर देगी। आपको बहुत सारे प्रश्न आपके मन में खड़ी कर देगी। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कान में ईयरफ़ोन लगा लीजिए और आँखें बंद कर लीजिए और सुनिए इस पूरी घटना को। ये घटना कहीं और की नहीं, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की है और एक ऐसी घटना जो समाज में आए दिन हो रही है। लेकिन कुछ लोग इस पे इस कदर पर्दा डालते हैं कि किसी को पता ना चले। आइए आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ जगदलपुर की। वहाँ पर एक परिवार होता है। उस परिवार में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन उस परिवार की एक सबसे छोटी बेटी होती है जिसका नाम होता है शालिनी। शालिनी स्वभाव से काफ़ी चंचल थी, सबके मन को भाती थी, लेकिन उसकी एक आदत बहुत गंदी थी। वो ये थी कि वो ज़िद्दी बहुत थी। जब वो अपनी ज़िद पे आती थी तो किसी की नहीं सुनती थी। इस चीज़ का डर घर के सभी सदस्यों को लगता था। शालिनी के माता पिता हमेशा इस चीज़ को लेकर डरते थे कि कहीं उनकी शालिनी कुछ गलत ना कर बैठे, कहीं किसी गलत चीज़ के लिए ज़िद ना करे। और माँ बाप का ये डर एक दिन सच हो गया। शालिनी अपने घर से कुछ दूरी पर रहने वाले एक रिंकू नाम के इंसान से फ़ोन कॉल पे बात करने लगी। दोनों की बातें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और मौका ऐसा आ गया कि दोनों का बात करना प्यार में तब्दील हो गया। दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज़ किया, आई लव यू बोला और प्यार की गांठ में बंध गए। ये बात अभी शालिनी के परिवार वालों को नहीं पता थी, लेकिन शालिनी अब रिंकू के साथ प्रेम प्रसंग में जा चुकी थी। बहुत खुश थी वो, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन का ये पहला प्रेम उसका आखिरी प्रेम है। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसे जीवन में कुछ चाहिए नहीं, उसे सिर्फ रिंकू चाहिए। समय आगे बढ़ता है, इनका प्रेम धीरे धीरे शारीरिक हो जाता है, क्योंकि ये चोरी चोरी एक दूसरे से मिलने की कोशिश भी करने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये पता था कि ये चोरी से मिलना एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। शालिनी रिंकू से कहती है कि कुछ ऐसा प्लान करते हैं या फिर कुछ ऐसा सोचते हैं कि हमारा भविष्य सिक्योर हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रह पाएँ। ये जो हम चोरी चोरी मिलते हैं ना एक दूसरे से, ये अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। डर लगता है कि कोई अगर देख लिया तो क्या होगा, बदनामी होगी। ये डेली डेली चोरी चोरी मिलना मुझे नहीं पसंद है। कुछ ऐसा करते हैं ना कि हमें एक दूसरे से अलग ही ना होना पड़े, हम एक दूसरे के साथ रहें हमेशा। शालिनी की ये बात सुनकर रिंकू भी सहमति देता है, कहता है ठीक है, बताओ क्या करना है। शालिनी कहती है कि एक काम करते हैं, घर वालों से मैं बात करती हूँ। रिंकू बोलता है ठीक है, लेकिन अभी हमारे रिश्ते के बारे में मत बताना, कुछ ऐसा करो कि हमारे बीच में कोई ना आए। ये सोचकर शालिनी अपने घर जाती है और अपने माँ बाप से कहती है कि मैं अब पढ़ चुकी जितना मुझे पढ़ना था, मुझे जॉब करनी है, इसलिए मुझे घर से बाहर जाना है। इस बात पे शालिनी के माँ बाप मना कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम इस चीज़ की सहमति नहीं देंगे। शालिनी के सब्र का बांध टूट जाता है। वो तुरंत अपने ज़िद पे आ जाती है और जिस चीज़ का डर था शालिनी के माँ बाप को कि उनकी बिटिया कभी ज़िद ना करने लगे, वो भी किसी गलत चीज़ को लेकर, वही सेम चीज़ यहाँ पर होने लगी। शालिनी ज़िद पे आ गई और कहने लगी कि नहीं, मैं तो वही करूँगी जो मेरा मन करेगा और मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना है। शालिनी के माँ बाप उससे गंभीरता से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, बताओ। तब वो कहती है कि ऐसा है कि मेरे जीवन में एक लड़का है, अगर आप लोग उससे मेरी शादी करवा दो तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी। ये बात सुनकर शालिनी के माँ बाप गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं और सीधे तौर पे कहने लगते हैं कि ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी। शालिनी तुरंत नाराज़ हो जाती है, कहती है कि ठीक है, अगर नहीं हो पाएगी तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, मैं अपना खर्चा खुद से निकाल लूँगी, खुद से सारी चीज़ें करूँगी, लेकिन आप लोगों से मांगने नहीं आऊँगी।
और ये चीज़ बोलकर शालिनी अपना बोरिया बिस्तर पैक करती है और माता पिता को बिना गुड बाय कहे वहाँ से निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और कहती है कि आ जाओ, मैं घर से बाहर आ चुकी हूँ, चलो कहीं पे चलते हैं, वहीं पे जॉब करेंगे, मैं भी जॉब करूँगी, तुम भी करना, साथ में रहेंगे। ये बात रिंकू को पसंद आती है क्योंकि रिंकू के दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही थी। रिंकू उसके साथ जाता है और शहर में ये लोग मिलकर एक कमरा ले लेते हैं किराए पे। और इसके तुरंत बाद शालिनी को एक प्राइवेट कार कंपनी में एज अ असिस्टेंट, एज अ रिप्रेजेंटर के तौर पे एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है। शालिनी दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए उसे वक्त नहीं लगता इस नौकरी को मिलने में। और नौकरी मिलते ही इनको लगता है कि अब जीवन संवर गया। शालिनी सुबह से शाम अपनी ड्यूटी पे जाने लगती है। इधर रिंकू भी अपने लिए एक मॉल में प्राइवेट जॉब खोज लेता है। अब ये दोनों जो आशिक हैं वो दोनों नौकरी वाले हो चुके थे, यानी सुबह से लेके शाम तक इनकी जॉब अब चल रही थी। इसके बाद रात में ये लोग आकर एक दूसरे के साथ रहते थे। अब इनके बीच में जो दूरियां थीं वो मिट चुकी थी। जो इनके बीच में एक कशिश रहती थी कि हम मुलाकात इतनी चोरी चोरी क्यों करते हैं, जो एक डर था कि कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा, वो सारा डर खत्म हो चुका था। अब शालिनी और रिंकू काफ़ी खुश थे और खुशी खुशी कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी की नहीं थी। और होता कुछ यूँ है कि कुछ वक्त बाद जो शालिनी होती है उसके शारीरिक कुछ बदलाव होते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। शालिनी को कुछ डाउट होता है। वो प्रेगनेंसी किट लेकर आती है और चेकअप करती है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। शालिनी को यकीन नहीं होता। वो जाकर अपना सोनोग्राफी करवाती है तो उसे पता चलता है कि 2 से ढाई महीने का बच्चा है उसके पेट में। और ये बच्चा किसी और का नहीं, रिंकू का ही है। शालिनी मन ही मन काफ़ी खुश भी होती है, लेकिन उसे इस चीज़ का डर भी होता है कि इस सच्चाई को रिंकू स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अभी दोनों ने मिलकर बच्चे की कोई प्लानिंग नहीं की थी। अभी तो इन्होंने शादी को लेकर भी प्लानिंग नहीं की थी कि शादी कब करनी है, कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, किसको किसको बुलाना है, किस तरीके की व्यवस्था करनी है। अभी कोई भी बात इस पे इन लोगों ने चर्चा नहीं की थी। शालिनी खुश भी थी, अंदर से डर भी रही थी, लेकिन ये सच है, उसे बताना तो पड़ेगा। फिर आता है वक्त शाम का, जब दोनों जॉब से वापस लौटते हैं। शालिनी जाती है, रिंकू के बगल में बैठती है, उसका हाथ अपने हाथ पे रखती है और कहती है कि बाबू, कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसे सुनकर तुम खुश भी हो जाओगे और हमें पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी खुशियों को ताला नहीं लगाओगे। रिंकू बोलता है, क्या हुआ बताओ। शालिनी कहती है कि तुम पापा बनने वाले हो। रिंकू के होश उड़ जाते हैं सुनकर। रिंकू फट से खड़ा हो जाता है, कहता है, क्या बकवास कर रही हो, मजाक है क्या पापा बनना। शालिनी कहती है कि हाँ सच में, ये देखो मेरी रिपोर्ट, मेरे पेट में तुम्हारा 2.5 महीने का बच्चा है। जो मुझे मम्मी बोलेगा तुम्हें पापा बोलेगा। रिंकू ये बात सुन के खुश तो बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि ऊपर से चिड़चिड़ाने लगता है। गुस्से की प्रवृत्ति में बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें नहीं पता कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। हम लोग साथ में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चे पैदा कर लें। हमारी अभी शादी नहीं हुई है, शादी होती उसके बाद अगर ऐसा होता तो हम इस पे विचार करते। लेकिन शालिनी रिंकू को पूरा मनाने की कोशिश करती है। शालिनी कहती है कि देखो, ये हमारा बच्चा है और इसको लेकर हम कुछ गलत नहीं सोच सकते, प्लीज़ इसे स्वीकार कर लो। लेकिन रिंकू सहमत नहीं होता। रिंकू कहता है कि तुम्हारी जो मर्जी करे तुम करो, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि इस बच्चे को गिरा दो। शालिनी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रिंकू कहता है ठीक है, फिर तुम अपने मन की करो, मैं अपने मन की करूँगा, लेकिन मैं इस बच्चे को कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। शालिनी एक आस लेकर अपने उस बच्चे को अपने गर्भ में पालना शुरू कर देती है और धीरे धीरे 9 महीने आ जाते हैं। शालिनी इन
महीनों के बीच में रिंकू से बात तो करती है, रिंकू उससे भी बात करता है, लेकिन इनके बीच में पहले जैसे बात नहीं हो पाती। क्योंकि जब बच्चा पेट में आ जाता है तो रिंकू का कोई शारीरिक संबंध फिर शालिनी के साथ नहीं बन पाता। रिंकू इस चीज़ को डेली उससे कहता था कि मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, लेकिन शालिनी कहती थी कि नहीं, ये हमारा बच्चा है, इसको मैं धरती पर लेकर आऊँगी। यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी, क्योंकि शालिनी को पूरी उम्मीद थी कि शायद हो सकता है रिंकू अभी नहीं मान रहा, लेकिन जिस दिन बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा उसकी मासूमियत देखकर शायद रिंकू का दिल पिघल जाएगा और रिंकू बोलेगा कि चलो ठीक है, मैं अपने बच्चे को स्वीकार करता हूँ। यही आस लेकर 9 महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जो तारीख होती है वो है 22 जनवरी। 22 जनवरी 2024 को रात में 12 बजे शालिनी एक बच्चे को जन्म देती है। एक प्यारा सा मुखड़ा लेकर एक बच्चा इस धरती पर आता है, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता था कि लोग उसे न्यायिक अधिकार देने से हिचकिचाएंगे, लोग उसके लिए ताने बुनकर तैयार रखेंगे। खैर, वो बच्चा धरती पे आता है और बच्चा के आते ही तुरंत शालिनी अपने बच्चे को, अपने नवजात बच्चे को लेकर रिंकू के सामने जाती है। कहती है कि देखो देखो, तुम्हारा हमारा बच्चा आ चुका है, देखो तुम पे गया है, देखो इसकी नाक तुम्हारी तरह है, इसके बाल तुम्हारे तरह है, इसका हाथ मेरी तरह है, इसके होठ तुम्हारी तरह है, इसके कान मेरी तरह है। वो इस उम्मीद में गई थी कि शायद रिंकू इस बच्चे को स्वीकार कर लेगा। अब रिंकू भी समझ चुका था कि ये सबसे फाइनल स्टेज है, यहाँ पर एक कठोर निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। रिंकू ने अपनी क्रूरता दिखाते हुए इस चीज़ को बोला कि मैंने तुमसे 2.5 महीने के जब तुम प्रेग्नेंट थी तभी मैंने तुमसे बोला था कि अभी भी देर नहीं हुई है, इस बच्चे को गिरा दो, मैं स्वीकार नहीं करूँगा, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी। तो मैं आज फिर से तुमसे कहता हूँ कि अब तो ये बच्चा इस पे आ गया, अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि मैं इसको पूरे जीवन भर स्वीकार नहीं करूँगा। ये बात सुनकर शालिनी टूट जाती है। वो समझ जाती है कि उसका 9 महीने का परिश्रम व्यर्थ गया। वो समझ जाती है कि कुछ नहीं होने वाला। अब रिंकू कभी भी उसके बच्चे को स्वीकार नहीं करेगा। अब एक तरफ शालिनी को एक नवजात बच्चे की माँ थी जिसके लिए उसकी ममता फट रही थी, और दूसरी तरफ उसे वो इंसान भी दिख रहा था जिसके साथ उसे रहना था। अब उसके सामने 2 विकल्प थे, या तो वो अपने बच्चे को सरवाइव करे, अपने बच्चे को लेकर आगे बढ़े, या तो फिर वो अपने बच्चे को छोड़कर अपने प्रेमी को चुने। यानी कि लड़ाई एक माता के बीच में थी और एक प्रेमिका के बीच में थी। और यहाँ पर कलयुगी दुनिया में एक माता हार जाती है और एक प्रेमिका जीत जाती है, क्योंकि वो औरत यानी शालिनी इस चीज़ का निर्णय लेती है कि अब इस बच्चे को, यानी कि नवजन्मात बच्चे को, इस धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे तो अपने प्रेमी रिंकू के साथ रहना है, लेकिन उस बच्चे का वो करे क्या? आप आगे की कहानी सुनेंगे तो आप तिलमिला जाएंगे, क्योंकि वो औरत एक माता, एक माँ जो बन चुकी थी, वो उस नवजात बच्चे को अपने घर से थोड़ी दूर पर लेकर जाती है। एक जगह होती है, एक गांव होता है, मैंने नाम परिवर्तित कर दिया है, ध्यान रखिएगा। उस जगह पे लेके जाती है और उस गांव के शुरुआत में ही एक बड़ा सा वृक्ष होता है, एक बरगद का वृक्ष। उसके नीचे बड़े बड़े छेद होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े चूहे रहा करते हैं। अगर आप लोग गांव से होंगे तो आपको पता होगा कि कहीं कहीं चूहे की बिल होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और बड़े आकृति के चूहे वहाँ रहते हैं। उस औरत को, उस शालिनी को उस वक्त दिमाग में ये आया कि ये सबसे उचित जगह है बच्चे को गायब करने की। और वो राक्षसी प्रवृत्ति की माता वहाँ पर जो चूहों का बिल होता है, उस बिल में अपने उस नवजात बच्चे को डाल के ऊपर से मिट्टी डालकर मोद देती है।
क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा था कि चूहे हैं और थोड़ी देर बाद ये इस बच्चे को मार डालेंगे, कुतर कुतर के उसका मांस खा जाएंगे। यही सोचकर वो अपने बच्चे को उस बिल में डालकर मूंद कर वहाँ से फरार हो जाती है। अब ये वक्त होता है भोर का। उस गांव का जो मुखिया होता है वो वहाँ से शौच करके वापस आ रहा होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जेकर नाथ भोले नाथ उ अनाथ कैसे हुई। जिसके ऊपर ऊपर वाले की असीम अनुकंपा होती है उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। और यही हुआ। वो बच्चा बिल में था, सांस नहीं ले पा रहा था, इसके बावजूद भी वो रो रहा था। और गांव के मुखिया को उसकी रोने की आवाज़ सुनाई देती है। गांव का मुखिया तुरंत लोगों को इकट्ठा करता है और वहाँ पर तुरंत खुदाई की जाती है। देखते हैं कि मौके पे एक प्यारा सा बच्चा होता है जो अभी अभी भी जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं और चूहों ने उसको छुआ भी नहीं था। अब तक इतने वक्त में चूहे चाहते तो इस बच्चे को मांस का टुकड़ा बना देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई और आने के बाद तुरंत जो है बच्चे को रेस्क्यू किया गया। पुलिस की टीम ने बच्चे को एक्सेप्ट किया और इसकी जांच की गई। जिस वक्त वो महिला आकर वहाँ पर बच्चे को डाल रही थी, उस वक्त गांव का ही एक बुजुर्ग इंसान था जिसने इस चीज़ का संकेत दिया था कि एक औरत थी यहाँ पे। उसने साड़ी नहीं पहन रखा था, उसने सूट पहन रखा था। तो उससे की उनके कहे अनुसार उस कपड़े के बेसिस पे चारों तरफ छानबीन की गई तो एक मोहल्ला मिला जिसमें लोगों ने ये कहा कि इस मोहल्ले में एक लड़का और लड़की रहते हैं। वो लड़की जो है वो पिछले कई दिनों से प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका बच्चा कहाँ गया ये पता नहीं चल पा रहा है। इसी बेसिस पे पुलिस वाले इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो सारा सच सामने आ जाता है। और ऐसा सच जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी।